स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे भी आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ भी, जिसका नाम है भी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। यानी अपना टॉपिक आज का भी जीन विनिमय, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भी, या इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी भी सहलगनता या लिंकेज के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब उसके विपरीत या एंटी जो टॉपिक है वो कौन सा है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। हम कहें भी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन विनिमय क्या होता है। आपको पता है विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसका आदान प्रदान? जीन का भी। किसका? जीन का। तो देखें भी इसकी परिभाषा क्या होती है भी, हम कहें भी एक तो ये देखो भी सहलगने, सहलगने जीनों का पृथक होना क्या कहलाता है? जीन विनिमय। यानी हम कह सकते हैं भी सहलगन जीनों का पृथक होना क्या कहलाता है? जीन विनिमय। यानी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भी सहलगनता, और सहलगनता में हमने क्या पढ़ा था भी कि सहलगन जीनों का साथ साथ वंशागत होना क्या कहलाता है? सहलगनता। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं भी सहलगन जीनों का पृथक पृथक होना। क्या होना? पृथक होना क्या होता है? जीन विनिमय। क्या होता है? जीन विनिमय। और आपको पता है सहलगनता द्वारा हमने क्या पढ़ा था भी कि संतानों में होते हैं वो पैतृक लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी पैतृक लक्षणों की अधिकता होती है। लेकिन इसका विपरीत क्या है? जीन विनिमय। तो जीन विनिमय में हम क्या पढ़ेंगे भी कि जीन विनिमय में जो संतानें प्राप्त होती है जीन विनिमय के माध्यम से, तो उनमें क्या भी पैतृक संयोजनों के साथ साथ क्या प्राप्त होंगे? पुनर्संयोजी लक्षण या नए संयोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी कि पुनर्योजन या नए संयोजनों का प्राप्त होना, इसका जो मूल कारण होता है वो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि पैतृक संयोजनों का प्राप्त होना इसका कारण था सहलगनता, और नए संयोजनों का या पुनर्योजन का प्राप्त होना इसका कारण था भी क्या था? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो हम कह सकते हैं कि पुनर्योजी लक्षणों या नए संयोजन प्राप्त होने का मूल कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जीन विनिमय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भी कि पैतृक संयोजनों का प्राप्त होना सहलगनता के कारण, और नए संयोजनों का प्राप्त होना जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भी, ध्यान रखना भी। इसी प्रकार हम बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है क्या भी? दो समजात, याद रखना भी दो समजात गुणसूत्रों के अभगिनी, या इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी दो समजात गुणसूत्रों के अभगिनी या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का या जीनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। आदान प्रदान होना जीन विनिमय कहलाता है। क्या हुआ भी? दो समजात गुणसूत्रों के मध्य, यानी समजात का मतलब समान जाति की, यानी ऐसे गुणसूत्र
ऐसे दो गुणसूत्र जिन पर क्या है जीन एक जैसी हो, क्या हो, एक जैसी, यानी एक ही जाति के जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजाइगस या समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं, होमोलोगस या समजात गुणसूत्र। ठीक है, अब इनके अभगिनी या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपको पता है कि एक ही गुणसूत्र के यदि दो क्या हो जाए क्रोमेटिड, वो तो क्या है भगिनी, या जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यदि दो अलग अलग समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड है तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी सिस्टर आपस में बहन है, ये मान सकते हैं भी कि एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड तो भगिनी हो गए या सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। दो अलग अलग समजात गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड है उनको हम क्या बोल सकते हैं, अभगिनी या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो परिभाषा होती है दो समजात गुणसूत्रों के अभगिनी या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों या जीनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन विनिमय। ठीक है, अब आगे देखेंगे इनकी खोज कैसी हुई। सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम जेम्सन नामक वैज्ञानिक था। कौन था, जेम्सन। जेम्सन ने आपने 11th में पढ़ा है, 11th क्लास में क्या पढ़ा है, विभाजन यानी सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट की एक प्रावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, उसके अंदर इस जेम्सन ने क्या देखा था भी, काइजमा या काइजमेटा। ठीक है, यानी जेम्सन ने अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में काइजमेटा, काइजमेटा को देखा। ठीक है, फिर आया भी मॉर्गन। कौन आया, मॉर्गन, TH मॉर्गन। इस मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने ये देखा कि जहां पे काइजमेटा का निर्माण होता है, यानी गुणसूत्र पर जहां पर काइजमेटा का निर्माण होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय या खंडों का आदान प्रदान क्या होता है, बढ़ता है। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या होता है, बढ़ता है। यानी मॉर्गन ने काइजमा या काइजमेटा निर्माण के स्थान पर गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान देखा या क्रॉसिंग ओवर को बढ़ते देखा, जहां पे क्या होता है दो समजात गुणसूत्र है वो आपस में क्या भी पहले जोड़े बनाते हैं, उसके बाद क्या भी कुछ स्थानों पर टूटते हैं और टूटकर पुनः क्या भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उसी को मॉर्गन ने क्या कहा था, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। कहने का मतलब है जहां पे काइजमेटा का निर्माण होता है वहां पे दो समजात गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूटते हैं और टूटने के बाद पुनः क्या भी वापिस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको मॉर्गन ने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। ठीक है, आइयो की बात समझ में आपके नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार हम देखें, इसी प्रकार हम देखेंगे जो जीन विनिमय इसकी विशेषता क्या होती है, जीन विनिमय की विशेषताएं। बहुत सिंपल टॉपिक है, वैसे हार्ड लगता है लेकिन है सिंपल। जीन विनिमय की विशेषताएं, तो इसमें देखो भी जीन विनिमय की पहली विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता यह होती है कि यह क्रिया या जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन है प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटेन उपप्रावस्था में संपन्न होती है, पैकेटेन उपप्रावस्था में संपन्न होती है। यह भी पहली विशेषता, यानी प्रश्न आता है जीन विनिमय कब होता है, तो वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटेन उपप्रावस्था या सब स्टेज में संपन्न होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है इसकी, दूसरी विशेषता होती है यह क्रिया
डिप्लोटिन, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है इसकी प्रोफेज फर्स्ट है, इसकी 5 उपअवस्थाएं कौन कौन सी? पहली है लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकिटीन, 4 नंबर है डिप्लोटीन और 5 नंबर है डाइकाइनेसिस। तो पैकिटीन उपअवस्था में ये संपन्न होगी और डिप्लोटीन उपअवस्था में यह क्रिया दिखाई देती है। प्रश्न आते हैं भी कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे, तो डिप्लोटीन, और कौन सी अवस्था में संपन्न होती है, तो वो पैकिटीन। कौन सी? पैकिटीन। नंबर 3 देखो भी, 3 नंबर क्रिया है या 3 नंबर विशेषता क्या है? यह है क्रिया दो समजात गुणसूत्रों के अभगिनी, या लिख रहा हूं मैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होती है। और एक विशेषता याद रखनी भी आपको कि यह क्रिया गुणसूत्र की टेट्राड, या जिसको बोलते हैं 4 स्ट्रैंड युक्त अवस्था में होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें भी 4 स्ट्रैंड बनेंगे और 4 में से केवल 2 ही भाग लेते हैं, यानी 4 में से केवल 2 ही स्ट्रैंड, 2 ही क्रोमेटिड, यानी 4 क्रोमेटिड होंगे सारे, उसमें से 2 ही क्रोमेटिड जो क्या हो, जो दोनों समजात गुणसूत्रों के पास वाले ही भाग लेते हैं। यानी 4 में से 2 भाग लेंगे, कौन से भाग लेंगे? जो केवल दोनों समजात गुणसूत्रों के पास वाले स्ट्रैंड है। बाकी 2 है वो केवल अपने मूल स्वरूप में बने रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अंतिम विशेषता इसकी है भी, यानी यह क्रिया गुणसूत्र पर जिस स्थान पर होती है उसे काइज़मा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइज़मा। यानी यह क्रिया कौन से स्थान पर होगी? काइज़मा वाले स्थान पर। कौन से? काइज़मा, यानी जिस बिंदु पर या जिस क्रॉस जैसी आकृति वाली स्थिति या स्थान पर होती है उसको कहते हैं भी काइज़मा। क्या कहते हैं? काइज़मा। तो ये इसकी 5 विशेषताएं। पहली है जीन अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रोफेज की पैकिटीन उपअवस्था में संपन्न होगी, डिप्लोटीन में दिखाई देती है, 2 समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होती है। इसी प्रकार गुणसूत्र की टेट्राड अवस्था में संपन्न होती है। 4 क्या बनेंगे? इसमें 4 बनेंगे क्या भी? क्रोमेटिड। यानी जब हम जाइगोटीन पढ़ते हैं तो जाइगोटीन उपअवस्था में क्या होता है? 2 समजात गुणसूत्र पास आकर युगली बनाते हैं या जोड़े बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस स्थिति में वो डायड अवस्था में होते हैं, यानी 2 ही क्रोमेटिड होते हैं एक गुणसूत्र में। लेकिन जब पैकिटीन अवस्था में पहुंचते हैं तो जो गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर से लंबाई में क्या हो जाता है? विभाजित, जिससे उसके कितने अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे या क्रोमेटिड? 4। कितने? 4। तो 4 में से केवल 2 ही भाग लेते हैं, जो कि अभी पास वाले होते हैं, ये याद रखना है। इसी प्रकार जिस स्थान पर होती है उसको क्या कहते हैं? काइज़मा कहते हैं। ये अभी जीन विनिमय की विशेषताएं। आगे देखो, आगे हम कर रहे हैं, यानी ये किस प्रकार होती है इसको हम करके देखेंगे। क्रिया विधि, जीन विनिमय की क्रिया विधि। आपको करना क्या है? आपको 2 समजात गुणसूत्र यानी कौन सी अवस्था में संपन्न होगी? कौन सी अवस्था में? पैकिटीन में। लेकिन
पैक्टिन से पूर्व जो जाइगोटिन अवस्था आती है उसमें क्या है भी दो समजात गुणसूत्र, याद रखना भी दो समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं, जोड़े या युगली बनाते हैं। इस क्रिया को हमें क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। उसके बाद जैसे ही पैक्टिन अवस्था में आते हैं ये समजात गुणसूत्र, देखो ये दो समजात गुणसूत्र है, एक ये वाला, एक ये वाला। कौन सी अवस्था में आ गया ये टेट्राड, यानी पहले ये दो ही क्रोमेटिड थे, लेकिन जब गुणसूत्र लंबाई में सेंट्रोमियर से होता हुआ क्या लंबाई में क्या हो जाए विभाजित, तो इसके कितने क्रोमेटिड बन जाएंगे, 4 में। ये दोनों आपस में समझाते हैं, लेकिन दोनों को अलग दर्शा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, आपस में समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, ठीक है। अब देखो दोनों समजात गुणसूत्र है, दोनों में 4-4 क्रोमेटिड है। ये अभी बताएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, तो इसमें आपको बता रहा हूं मैं सिस्टर कौन से होते हैं और नॉन सिस्टर, यानी एक ही समजात गुणसूत्र, एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड, ये क्या है, सिस्टर, या जिसको हम बोलते हैं भगिनी, क्या बोलते हैं, भगिनी। और एक दो अलग अलग, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है, अभगिनी, अभगिनी। ये इसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर, क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में, यानी ये दो तो क्या है, 4 बने, 4 में से ये आगे वाले दो पास पास है वही भाग लेंगे, बाकी ये वाले और ये वाले दोनों अपने मूल स्वरूप में बने रहते हैं, इनमें यानी इनका कोई योगदान नहीं होता, किसमें भी क्रॉसिंग है और में, ठीक है। तो ये एक इसका दोनों के भी, इन दोनों के बीच में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। अब देखो कैसे, ये ए वाला चित्र है, बी में देखेंगे हम तो क्या होगा, बी में ये दोनों के इस प्रकार, ये तो भाग ही नहीं लेंगे भी, भाग लेंगे कौन से, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार अब इसका देखो इस प्रकार, यानी इस प्रकार। कहने का मतलब दो समजात गुणसूत्र के भी आपस में जोड़े बना लिए, कब बनाए थे ये जाइगोटिन अवस्था में, लेकिन पैक्टिन अवस्था में क्या भी इनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण के एक दूसरे पर कुंडलित होंगे ये, और कुंडलित होने के बाद इनमें क्या भी तनाव होगा, क्या होगा, खिंचाव या तनाव, जिसके कारण क्या भी ये यहाँ पे चिपके हुए एक दूसरे पर कुंडलित है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनमें खिंचाव आएगा, क्या आएगा, या खिंचाव या तनाव, ठीक है। तो उस तनाव के कारण क्या है, ये कुछ स्थानों पर क्या भी टूट जाएंगे दोनों गुणसूत्र, यानी दोनों गुणसूत्र कुछ स्थानों पर क्या भी टूटेंगे, और टूटने के बाद पुनः जुड़ते हैं, क्या होते हैं भी एक दूसरे के साथ, यानी इसका खंड इसके साथ जुड़ेगा और इसका खंड इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जहां ये जुड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या भी जुड़ रहे हैं, एक्स या क्रॉस जैसी आकृति बन रही है, ये वाली, इसको हम काइजमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, काइजमेटा। तो आगे देखो भी ये बी वाला, सी में क्या होगा, सी में ये क्रोमेटिड तो भाग लेते नहीं है भी, जबकि ये क्रोमेटिड भाग लेंगे इसमें भी। इसमें ये याद रखना भी दोनों तरफ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे। अब ये आगे वाला खंड, ये इसके आगे वाला खंड है, वो दूसरे गुणसूत्र का टूट करके इसमें जुड़ा है। अब यहां बना रहा हूं मैं उसका खंड इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार इसमें अब इसका खंड इसमें आ गया, अभी कुछ खंड, इसको थोड़ा आगे निकाल देते हैं ऐसे, यानी इसका खंड इसमें आ गया, ये वाला, बाकी ये भाग लेंगे नहीं। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या भी तनाव या खिंचाव, टूटने के बाद इसका खंड है ना, इस वाले गुणसूत्र का खंड ये इसके साथ जुड़ गया, और इसका खंड है वो इसके साथ, यानी दोनों के खंडों का क्या हो गया यहाँ पे आदान प्रदान, क्या हो गया, आदान प्रदान। यानी दो समजात गुणसूत्र पहले युगली बनाते हैं, युगली बनाने के बाद क्या दोनों के कुछ स्थानों पर टूटने के कारण क्या भी जो टूटे हुए खंड है वो पुनः क्या भी एक दूसरे
गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्या भी जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। ये क्या भी काइजमेटा, यानी कहने का मतलब जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर क्रिया पूर्ण हो चुकी है उस स्थान पर काइजमेटा बनता है, या काइजमेटा का बनना ही क्या संकेत करता है भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और ये कब दिखाई देता है काइजमेटा, ये दिखाई देता है डिप्लोटीन में। कौन सी अवस्था में, डिप्लोटीन में। ठीक है, तो ये क्रिया है भी किसकी, जीन विनिमय की। पहले क्या है भी दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या हुए, संपर्क में आए या फिर आकर्षण के कारण एक दूसरे पर कुंडलित हुए, कुंडलित होने के बाद दोनों टूटे, टूटने के बाद पुनः जुड़े। तो कैसे जुड़े, एक दूसरे के खंडे जुड़े, यानी एक का खंड दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, इस प्रकार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आयु की समझ में। उसके बाद देखो भी, उसके बाद कर रहे हैं भी एक सिद्धांत दिया गया है भी, या पहले इनके प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकार, यानी जीन विनिमय के प्रकार। प्रकार जीन विनिमय वैसे काइजमेटा की संख्या के आधार पर या एक गुणसूत्र पर कितनी जगह जीन विनिमय हुआ है उस आधार पर तो हम देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। एक तो होता है एकल, एक होता है दोहरा या डबल, एक होता है मल्टीपल या बहु जीन विनिमय। मतलब क्या होता है इनका, मतलब होता है एकल का मतलब अभी हमने पढ़ा भी कि एक गुणसूत्र के देखो भी ये 4 स्ट्रैंड है या 4 क्रोमेटिड है, इनमें से केवल यदि एक ही भाग लो ऊपर वाला, यानी 2 समजात गुणसूत्र में एक जगह ही क्या हो जीन विनिमय, यानी इस प्रकार हम कहे भी ये देखो एक जगह ही क्या बने भी काइजमेटा ये वाला, तो उसको हम बोलते हैं एकल। क्या बोलते हैं, एकल में। अगर ये 2 जगह हो जाए, क्या हो जाए, 2 जगह इस प्रकार, एक ये वाला एक ये वाला, तो उसको हम बोलते हैं डबल, यानी 2 काइजमेटा का निर्माण हो। यदि क्या भी एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड भाग लेते हैं तो उसको दोहरा बोलते हैं, 3 बोलते हैं तो तीसरा बोलते हैं। ठीक है, यदि केवल एक ही भाग ले रहा है और एक ही काइजमेटा बन रहा है तो उसको हम कहेंगे एकल जीन विनिमय। और अगर चारों भाग ले, 3 या 4 भाग ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहु जीन विनिमय या मल्टी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो याद रखना काइजमेटा की संख्या के आधार पर क्या है, इनको इस प्रकार हम बांट सकते हैं। यदि एक काइजमेटा बन रहा है तो एकल, 2 बन रहा है तो डबल, और 2 से ज्यादा बन रहा है तो बहु या मल्टीपल। अब एक और ध्यान रखना, काइजमेटा की संख्या वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है गुणसूत्र की लंबाई पर। जितनी ज्यादा लंबाई गुणसूत्र की होगी उतने ही काइजमेटा का निर्माण होता है, और काइजमेटा जितने ज्यादा बनेंगे उतनी जीन विनिमय की क्रिया भी एक गुणसूत्र पर ज्यादा होती है, ज्यादा जगह होती है। तो याद रखना गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर जो क्रिया है वो काइजमेटा की संख्या के समानुपाती होती है, और काइजमेटा की संख्या है वो समानुपाती होती है जीन विनिमय की लंबाई की। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी प्रकार हम देखें कोशिका में हो रहा है, यानी कोशिका में किस प्रकार हो रहा है उस आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भी जननिक और दूसरा होता है कायिक, यानी एक तो होता है जननिक और एक होता है कायिक। अब देखो जननिक का मतलब जनन सेल में होता है, कौन सी में, जनन सेल में, यानी जननिक होता है वो जनन सेल में होता है, और जीव में कब होता है ये, युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान, यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के समय जो जीन विनिमय होता है वो कौन सा होता है, जननिक होता है। वो कौन सी सेल में हो रहा है, जनन सेल में। और याद रखना भी ये युग्मक जनन के दौरान होता है, और इसमें हम देखें तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसमें विभिन्नता युक्त यानी जैव विकास में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों, क्योंकि जनन सेल में हो रहा है, युग्मक जनन के दौरान जब होगा तो क्या भी जो संतान उत्पन्न होती है या युग्मन उसमें क्या भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन, और वेरिएशन आपको पता है भी नई जाति के विकास का आधार होती है भी। तो जो जननी के जीन विनिमय उसका जैव विकास में बहुत ज्यादा महत्व है, इसका कोई महत्व नहीं है भी, ये रेयर ही मिलता है भी, बहुत ही कम, ये बहुत ही कम मिलेगा। कायिक कोशिकाओं में जीन विनिमय की क्रिया बहुत ही कम होती है भी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें कुछ स्थानों पर या कुछ जीवों में इसको देखा गया भी
तो इसमें हम बता रहा हूं मैं ड्रोसोफिला में देखा था अभी, यानी ड्रोसोफिला में काई के जीन विनिमय की खोज की थी स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने। जबकि मक्का में देखा था किसने? जोन्स ने। बस इतनी बात याद रखना है भी कि काई के जो जीन विनिमय वो बहुत ही कम होता है, इसका कोई महत्व नहीं है वैसे, लेकिन इसको देखा था किसने भी? ड्रोसोफिला में स्टर्न ने, मक्का में जोन्स ने। लेकिन अधिकतर होता कौन सा है जीन विनिमय? जननिक, यानी जनन सेल में कब होता है? युग्मक जनन के दौरान, या फिर हम बात करें भी गैमेटोजेनेसिस या शुक्राणु अंडाणु के निर्माण के समय में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद देखो जीन विनिमय की आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? यानी आवृत्ति का मतलब बार बार होना, या फिर एक गुणसूत्र पर कई जगह होता है, तो वो कैसे होता है, किसके आधार पर होता है? तो जीन विनिमय की आवृत्ति है वो, हम बात करें सहलगन जीनों के समानुपाती होती है। क्या होती है? सहलगन जीनों या एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के बीच की दूरी ये क्या होती है? समानुपाती। ये इंपॉर्टेंट बात है अभी। यानी एक गुणसूत्र पर स्थित सहलगन जीनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होती है, जीन विनिमय की क्रिया उतनी क्या होगी? ज्यादा होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें भी, आपने सहलगनता पढ़ी थी, सहलगनता इसका विपरीत होता है। और सहलगनता में हमने पढ़ा था भी कि एक गुणसूत्र पर जितने जीन होते हैं उनके बीच की आकर्षण है, उनके बीच का आकर्षण ज्यादा हो और दूरी क्या हो? ज्यादा। तो उस टाइम क्या है भी, आकर्षण ज्यादा होने से क्या है? सहलगनता ज्यादा होगी, जीन विनिमय कम होता है। दूरी कम होने पर सहलगनता ज्यादा होती है और जीन विनिमय कम होता है। दूरी बढ़ने पर जीन विनिमय बढ़ता है और सहलगनता कम होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसी प्रकार एक अभी काइजमेटा की संख्या इसके भी क्या होती है? समानुपाती। क्या? जीन विनिमय। ठीक है, और काइजमेटा की संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है? गुणसूत्र की लंबाई पर। गुणसूत्र की लंबाई पर। ठीक है, यानी गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर क्या है भी, काइजमेटा की संख्या निर्भर करती है। और काइजमेटा की संख्या है वो जीन विनिमय की समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा संख्या होती है उतना ही ज्यादा जीन विनिमय की क्रिया होती है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार हम देखें आगे भी, यानी एक सिद्धांत दिया गया है जीन विनिमय का, जो सिद्धांत का तनाव सिद्धांत। यानी कहने का मतलब जीन विनिमय क्रिया कैसे होती है उसको समझाने के लिए डार्ली गटन द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन जो मान्य या बढ़िया मत है वो किसका है? डार्ली गटन का, जिसको हम कहते हैं जीन विनिमय का तनाव सिद्धांत। क्या कहते हैं? जीन विनिमय का तनाव सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? डार्ली गटन द्वारा। डार्ली गटन द्वारा। ठीक है, अब डार्ली गटन ने क्या बताया? अभी आपने पढ़ा भी पिछले साल 11th के अंदर कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है, उसकी दूसरी उपरावस्था जाइगोटिन होती है। और उस जाइगोटिन अवस्था में क्या होता है? दो समजात गुणसूत्रों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण दोनों के भी पास पास आकर युग्म या युगली बनाते हैं, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिख रहा हूं मैं कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन उप प्रावस्था में दो समजात गुणसूत्र आकर्षण के कारण एक दूसरे से युगली या जोड़ा बनाते हैं, या एक दूसरे पर कुंडलित होते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब पैकेटिन अवस्था में गुणसूत्र पहुंचते हैं तो उस दौरान क्या है, पैकेटिन अवस्था में आकर्षण बढ़ने के कारण या चरम पर होता है उस टाइम भी के कारण दोनों गुणसूत्र तनाव के कारण कुछ स्थानों पर टूटते हैं और पुनः एक दूसरे के साथ जुड़े जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आकर्षण बढ़ता है तो खिंचाव होता है, इनमें तनाव होता है और तनाव के कारण दोनों गुणसूत्र एक यानी कुछ स्थानों पर टूटते हैं और टूटने के बाद वापस जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। यानी जो टूटे हुए खंड है वो उसी में नहीं जुड़ता, भी एक का टूटा हुआ दूसरे में जुड़ेगा, दूसरे का पहले में, इस प्रकार जुड़ेंगे। और जहां जुड़ेंगे वहां पे क्या भी क्रॉस की आकृति बनेगी। क्या बनेगी? क्रॉस की आकृति। और क्रॉस की आकृति को क्या कहते हैं? काइज्मा। और आपको पता है काइज्मा का बनना किसको बढ़ाता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। यानी इसने बताया कि क्रॉसिंग ओवर का कारण क्या है। क्रॉसिंग ओवर का कारण क्या है? जाइगोटीन में जब आकर्षण बल लगता है दोनों पास पास आते हैं, एक दूसरे पर कुंडलित होते हैं, समजात गुणसूत्र। और कुंडलित होने के बाद क्या भी जब ये पैकेटिन अवस्था में जाते हैं तो वहां पे आकर्षण चरम पर होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, तो एकदम लिपट जाते हैं भी। और लिपटने के कारण इनमें तनाव या खिंचाव आता है। खिंचाव आने से दोनों के भी कुछ स्थानों पर टूटते हैं और टूटने के बाद पुनः एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब आदान प्रदान या जीन विनिमय। ये सिद्धांत दिया गया डार्लिंगटन के द्वारा, सामान्य सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखें भी, उसके बाद यानी जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से भी, यानी ऐसे कौन से कारक है जो जीन विनिमय को प्रभावित करते हैं? हमने पढ़ा भी शैलघनता को प्रभावित करने वाले कारक और जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक दोनों सेम होते हैं। शैलघनता जिस कारक द्वारा बढ़ती है, जीन विनिमय उस कारक द्वारा घटता है। और शैलघनता जिस कारक द्वारा कम होती है, जीन विनिमय उस कारक द्वारा बढ़ता है। तो पहले हम लेते हैं भी कौन सा? पहले लेंगे हमें जीनों के बीच की दूरी। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जीनों के बीच की दूरी समानुपाती इसके जीन विनिमय। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा जीन विनिमय की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन शैलघनता में क्या है, दूरी बढ़ने पर शैलघनता कम होती है, जीन विनिमय बढ़ता है। ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर, यानी ताप का याद रखना भी, ताप एकदम उच्च तापमान और एकदम निम्न तापमान पर जीन विनिमय बढ़ता है, लेकिन बीच का टेम्परेचर है वहां पे क्या भी शैलघनता बढ़ती है। टेम्परेचर यानी समानुपाती होती है वैसे एकदम, यानी उच्च ताप, यहां लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर उच्च व निम्न पर जीन विनिमय बढ़ता है। जीन विनिमय बढ़ता है यानी एकदम उच्च ताप हो और एकदम निम्न ताप, उस पर क्या जीन विनिमय की क्रिया बढ़ती है। ठीक है। इसी प्रकार बात करें भी एक्स किरणें और रेडियो किरणें, ये दोनों क्या करती है भी जीन विनिमय को बढ़ाती है। किसके समानुपाती होती है? जीन विनिमय। ठीक है। 4 नंबर देखिए भी आयु या एज। आयु बढ़ने पर शैलघनता तो बढ़ती है, जीन विनिमय कम होता है। याद रखना 1/2 जीन विनिमय, सॉरी 1/जीन विनिमय। कहने का मतलब है आयु है वो जीन विनिमय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयु बढ़ने पर जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम क्या एक गुणसूत्र पर जितने जीन होते हैं वो साथ साथ मसागत होते हैं, यानी पास पास, यानी उनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है।
और कम होने पर क्या भी जीन विनिमय कम होती है, संलग्नता बढ़ती है। 5 नंबर देखिए हम तो सेक्स या फिर लिंग। लिंग याद रखना भी मादा में जीन विनिमय की क्रिया नर की बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है, क्रिया ज्यादा होती है। और ज्यादा कौन सी मादा में होती है, यंग मादा होती है ना, यंग मादा, तो उसमें और ही ज्यादा होती है। याद रखना भी मादा में जीन विनिमय क्रिया नर की बजाय ज्यादा होती है और मादा में यंग मादा में क्या भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो याद रख लेना ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक काइजमेटा की संख्या आपको बताई थी, जितनी ज्यादा काइजमेटा की संख्या होगी जीन विनिमय की क्रिया उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार हम बात करेंगे, इसी प्रकार में देखें कि जो जीन विनिमय उसका महत्व क्या है, का सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय का महत्व वो क्या होता है भी महत्व। यानी आपको पता है कि जीन विनिमय विभिन्नताओं को जन्म देता है या जीन विनिमय से संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और आपको पता है विभिन्नताएं क्या होती है, नई जाति के विकास का आधार होती है या जैव विकास में अपना योगदान देती है। तो जैव विकास में किसका महत्व है, जीन विनिमय का, संलग्नता का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो देखो जीन विनिमय में यानी पहला तो बताता है कि जीन होते हैं, दोनों ही बताते हैं, संलग्नता और जीन विनिमय। जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। पहली बात क्या बताता है, जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ये बात संलग्नता भी बताती है और जीन विनिमय दोनों ही बताते हैं भी, क्योंकि एक गुणसूत्र पर जीन यदि साथ साथ वंशागत हो तो संलग्नता, और एक गुणसूत्र पर जीन पृथक पृथक हो या अलग अलग वंशागत हो तो उसको हम बोलते हैं जीन विनिमय। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या है भी, जीन विनिमय में संतान में विभिन्नताओं को जन्म देता है, वेरिएशन को, जो जैव विकास में सहायक होती है। यानी जीन विनिमय किसमें सहायक है, जैव विकास। तीसरा महत्व क्या है, जीन मैपिंग या जीन मानचित्र या गुणसूत्र मानचित्र बनाने में सहायक, ये याद रखना। ठीक है, यानी गुणसूत्र मानचित्र बनाने में सहायता करता है कौन, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। इसी प्रकार हम बात करें भी कि जो संलग्नता है वो भी किसमें सहायता करती है, वो करती है भी जीन मानचित्र या गुणसूत्र मानचित्र बनाने में। अब एक बात याद रखना, संलग्नता में क्या पैतृक संयोजन प्राप्त होते हैं। पैतृक संयोजन प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा होता है किसमें भी, संतान में। लेकिन हमने बेटसन में पुनेट का प्रयोग पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था भी कि संलग्नता में जो उसने संलग्नता तो बताई नहीं थी, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि पैतृक संयोजन ज्यादा तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ मात्रा में क्या भी पुनर्संयोजी या नए संयोजन भी प्राप्त होते हैं। तो वहां पे नए संयोजन प्राप्त होने का मूल कारण क्या था भी, क्रॉसिंग ओवर। क्या था, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मॉर्गन ने इसको प्रयोग द्वारा समझाया था भी। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक प्रयोग कर ये बताया कि जो पैतृक संयोजन के साथ साथ कुछ मात्रा में, लगभग मान के चलो भी 83% तो प्राप्त हुए थे कौन से, पैतृक संयोजन। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में लगभग 17% क्या प्राप्त हुए थे, लगभग 17% पुनर्संयोजी या नए संयोजन। तो इन्हें 17% पुनर्संयोजी या नए संयोजनों के प्राप्त होने का कारण क्या था, इस क्रॉसिंग ओवर। ये बताया था मॉर्गन ने। किसने, मॉर्गन ने। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है भी, कोई भी प्रयोग में या कोई भी संतान में ये इंपॉर्टेंट बात है भी, पुनर्योजी प्राप्त होने का प्रतिशत है, होने का प्रतिशत 50% से ज्यादा नहीं, इससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं।
यानी कहने का मतलब पैतृक संयोजन प्राप्त होते हैं और पैतृक संयोजन के साथ साथ पुनर्संयोजी प्राप्त होते हैं, उनका परसेंट होता है वो 50% से कभी भी ज्यादा नहीं होता। 50% से हमेशा ही क्या होता है, कम होता है। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर एकदम भिन्न हो जाती है संतान, माता पिता के लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं उसमें। पैतृक संयोजन है वो 50% से ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो नए संयोजन है, नए लक्षण है वो 50% से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। और जो मिलेंगे वो किसके कारण मिलेंगे, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जो कंपटीशन या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर है या प्रोफेज फर्स्ट है ना, उसमें से जो उप प्रावस्थाएं दी गई उन उप प्रावस्थाओं में से 1 या 2 प्रश्न लगभग क्या भी पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। तो ये आनुवंशिकता की जो यानी आनुवंशिकता का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कौन सा, जीन विनिमय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे हम करेंगे भी आगे वाले लेक्चर में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ठीक है।